सर्वेभ्यो नमो नमः। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि, संधि के प्रकार एवं स्वर संधि के भेदों को पढ़ा। इस वीडियो में आइए व्यंजन संधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र झलाम जसो अन्ते पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह झलाम जसो अन्ते क्या है। बच्चों, झलाम जसो अन्ते व्यंजन संधि का एक सूत्र है जो कहता है कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण यदि पद के अंत में हो तो वह जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यथा वाक् जोड़ ईशः वागीशः, अच जोड़ अन्तः अजन्तः। यहाँ पर बच्चों आप सोच रहे होंगे कि यह झल और जस क्या है। तो बच्चों, शायद आप लोगों को याद होगा कि जब मैंने माहेश्वर सूत्र पढ़ाया था उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रत्याहार क्या होते हैं और उनकी रचना किस प्रकार से की जाती है। बच्चों, अगर आप लोगों ने मेरा वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी। आप उसे देखें, समझें कि प्रत्याहार क्या होते हैं, उसकी रचना कैसे की जाती है और किस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसे अगर बच्चों आप समझ लेते हैं तो संधि सूत्रों को समझना आपके लिए बहुत ही सरल हो जाता है। यहाँ पर आप लोगों को याद दिलाने के लिए माहेश्वर सूत्रों को मैंने पुनः लिखा है, उसे आप एक बार देख लें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14, जो इस प्रकार है। ऐ उण, री लृक्, ए ओंग, ऐ औच, है वरट, लण, यम गणनम, झभै, घढ धस, जब गड दस, खफ छठ थ, चट तव, कपै, श सर और हल। ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इन्हीं के आधार पर प्रत्याहार की रचना की जाती है। प्रत्याहारों की संख्या है बच्चों 42। यहाँ पर जो सूत्र हम लोग पढ़ रहे हैं झलाम जसो अन्ते, इसमें 2 प्रत्याहार है, झल और जस। तो पहले देखिए बच्चों कि झल प्रत्याहार बना कैसे। यहाँ पर जो 14 माहेश्वर सूत्र दिए गए हैं इसमें आप ढूंढिए कि झ कहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ आप देखिए 8 नंबर में लिखा हुआ है झभै, तो यहाँ का झ और सबसे अंत में बच्चों 14 नंबर में लिखा हुआ है, अंत में है ला हलंत, यहाँ का ला, ये दोनों मिलाकर हो गया झल और ये बन गया एक प्रत्याहार। अब समझिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे। तो यहाँ देखिए झ से लेकर इस ला हलंत के पहले तक जितने भी वर्ण आए हैं केवल हलंत वर्णों को छोड़कर वे सभी वर्ण झल प्रत्याहार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से शुरू करिए, झ भ, ये दोनों आ गया। यहाँ पर हलंत वाले वर्णों को बच्चों प्रत्याहार में नहीं लिया जाता है, उसे हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए घ ढ ध, ये तीनों भी लिख लिया। फिर है ज ब ग ड द, ये भी आ गया। फिर है ख फ छ ठ थ च ट ता, उसे भी लिख लिया यहाँ तक। फिर है क पा, ये भी आ गया। फिर श श स, ये तीनों स लिख लिया और अंत में हा। तो झ से लेकर ह तक जितने वर्ण हैं ये सभी झल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखेंगे जस प्रत्याहार बना कैसे। तो यहाँ पर देखिए 10 नंबर में यहाँ लिखा हुआ है ज और यहाँ पर है श। तो ज और ये श, ये दोनों मिलाकर हो गया जस प्रत्याहार
और इसके अंतर्गत जो वर्ण आएंगे बच्चों, वह ज से लेकर के श हलंत के पहले तक जितने भी वर्ण हैं वे सभी यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखिए ज ब ग ड द, ये 5 वर्ण जो हैं वो आ गए जस प्रत्याहार के अंतर्गत। तो यहाँ पर सूत्र कह रहा है कि अगर झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण पद के अंत में हों तो वे सभी जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए झल प्रत्याहार के अंतर्गत झा से लेकर हा तक जितने भी वर्ण हैं, ये सभी वर्ण अगर किसी पद के अंत में आते हैं तो उनके स्थान पर ये जो वर्ण हैं जस प्रत्याहार के अंतर्गत ये सभी वर्ण हो जाएंगे, यानी कि इन वर्णों का परिवर्तन इन वर्णों में हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों आप सोच रहे होंगे कि झल प्रत्याहार के अंतर्गत इतने सारे वर्ण हैं और जस प्रत्याहार के अंतर्गत केवल 5 वर्ण हैं, तो इतने सारे वर्णों को केवल 5 वर्णों में कैसे परिवर्तित करेंगे। तो चलिए इसे भी हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें, झल प्रत्याहार के अंतर्गत अनेक वर्ण हैं और जस प्रत्याहार के अंतर्गत केवल 5 वर्ण हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम एक बात का ध्यान देंगे कि समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों का स्थान परिवर्तन उसी वर्ण में होगा जिनका उच्चारण स्थान उनके समान होगा। तो यहाँ पर देखिए च, छ, ज, झ और श, ये सभी वर्ण जो हैं वो तालव्य वर्ण हैं, इसलिए इन सभी वर्णों के स्थान पर हो जाएगा ज हलंत, क्योंकि ज भी जो है वो तालव्य वर्ण है। यानी कि समान उच्चारण स्थान वाले वर्णों का उसी उच्चारण स्थान वाले वर्ण में परिवर्तन होगा। फिर देखिए प, फ, ब, भ, ये सभी ओष्ठ्य वर्ण हैं, तो इनका स्थान परिवर्तन हो जाएगा ब हलंत में, यानी कि इनके स्थान पर हो जाएगा ब हलंत, क्योंकि यह भी ओष्ठ्य वर्ण है। अब फिर अगर पद के अंत में आ जाए क, ख, ग, घ और ह, तो इनके स्थान पर हो जाएगा ग हलंत, क्योंकि इन सभी का उच्चारण स्थान है कंठ। फिर ट, ठ, ड, ढ, श, इन सभी के स्थान पर हो जाएगा ड हलंत, क्योंकि इन सभी का उच्चारण स्थान है मूर्धा। फिर अगर पद के अंत में आ जाए त, थ, द, ध, स, तो इनके स्थान पर हो जाएगा द हलंत, क्योंकि इन सभी का उच्चारण स्थान है दंत। अब चलिए उदाहरण से इन्हें और अच्छी तरह समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए दिक जोड़ गजहा, पद के अंत में आया है क हलंत, जो कि झल प्रत्याहार का वर्ण है। तो क हलंत का ये क का उच्चारण स्थान होता है कंठ, तो देखिए का के स्थान पर हो जाएगा ग हलंत, है ना। तो यहाँ पर हो गया ग हलंत, तो मिलकर हो गया दिग जोड़ गजहा, तो बन गया दिग्गजहा। फिर यहाँ पर भी देखिए का हलंत है, दिक जोड़ अम्बरहा, तो यहाँ पर ग हलंत हो जाएगा, और यहाँ का ग हलंत और ये आ मिलकर पूरा गा बन गया, तो यहाँ पर हो गया दिगंबरहा। जगत जोड़ ईशहा, त हलंत है अंत में, तो त हलंत के स्थान पर हो जाएगा द हलंत, है ना। तो हो जाएगा द हलंत जोड़ ई करेंगे तो हो जाएगा दी, तो यहाँ पर हो जाएगा जगदीशहा। फिर है अप जोड़ जम, अंत में प हलंत आ गया, तो प हलंत के स्थान पर क्या हो जाएगा ब हलंत, है ना। तो ब हलंत हो गया, तो अब जोड़ जम, तो यहाँ पर हो गया अपजम। उसके बाद है उपलभ जोड़ धिहि, तो भ हलंत है, तो भ हलंत के स्थान पर देखिए क्या हो जाएगा ब हलंत, तो यहाँ पर हो जाएगा उपलब्धि। उसके बाद है युद्ध जोड़ धह, तो ध हलंत है, तो ध हलंत के स्थान पर क्या हो जाएगा द हलंत, तो यहाँ पर हो जाएगा युद्धः। फिर है दुघ जोड़ धह, घ हलंत है अंत में, तो घ हलंत के स्थान पर क्या हो जाएगा ग हलंत, तो यहाँ पर हो जाएगा दुग्धः। तो इस तरह से बच्चों झल प्रत्याहार अगर पद झल प्रत्याहार के वर्ण अगर पद के अंत में आए तो उनके स्थान पर जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण हो जाएंगे। तो आशा है बच्चों आपको यह सूत्र समझ में आया होगा। अब आप इसे
अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लें और इसको याद करके संधि एवं संधि विच्छेद आसानी से करें। धन्यवाद।